बमों और गोलों के धमाकों से गूंज रहा गाजा, युद्ध मैदान में तब्दील हुई पट्टी, 7,703 पहुंचा मौत का आंकड़ा। पीएम के मन की बात का 106वां एपिसोड आज, राम मंदिर निर्माण और दिवाली को लेकर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी के आज कवर्धा और राजनांदगांव में सभा, रमन सिंह के गढ़ में करेंगे प्रचार। अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किए 7 चुनावी वादे। मनीष सिसोदिया पर 30 अक्टूबर को आएगा फैसला, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मामले में अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को हुई थी। नासा इसरो का निसार मिशन 2024 में होगा लॉन्च, क्लाइमेट चेंज को लेकर जानकारी करेगा इकट्ठा, इससे आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी। त्योहारी सीजन में प्याज ने बिगाड़ा खाने का स्वाद, लगातार बढ़ रहे प्याज के भाव, कई टन खरीदने की फिराक में केंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे खबरों पर, जहां राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता दें, आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सुबह 10:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार मन की बात के जरिए साझा करेंगे। मन की बात का 106वां एपिसोड आज प्रसारित किया जाएगा, जिसमें राधा मोहन दास अग्रवाल आज मन की बात सुनेंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मन की बात सुनेंगे। लाजपत नगर के कृष्ण मार्केट सीएचसी में सुनी जाएगी मन की बात। सुबह 10:50 पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। राधा मोहन दास अग्रवाल आज मन की बात सुनेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड। तो बता दें कि आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड आज प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:50 पर प्रधानमंत्री अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ बिलासपुर में प्रियंका गांधी करेंगी जनसभा। दोपहर 12:30 बजे खैरागढ़ में प्रियंका गांधी की जनसभा, चुनाव प्रचार और जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। बता दें कि चुनाव प्रचार और जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। बिलासपुर में दोपहर 2:30 पर जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। चुनाव प्रचार और जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। बता दें कि चुनाव प्रचार और प्रसार करेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 12:30 बजे खैरागढ़ में प्रियंका गांधी की जनसभा का आयोजन किया जाना है। चुनाव प्रचार और जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। बिलासपुर में दोपहर 2:30 बजे जनसभा करेंगी प्रियंका। इसी खबर पर रायपुर से हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा करेंगी और साथ ही चुनाव प्रचार करेंगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी कल 30 अक्टूबर को जो है बिलासपुर, खैरागढ़ और दुर्ग के दौरे पर रहेंगी। दुर्ग में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन में भी प्रियंका गांधी शामिल होगी और खैरागढ़ में 12:30 बजे उनकी एक जनसभा रखी गई है और 3 बजे के आसपास जो है बिलासपुर में भी एक सभा होगी। इसी के बीच जो है दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन रैली में भी प्रियंका गांधी शामिल होगी, ऐसी जो है वहां से खबर मिली है।
जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो कि छत्तीसगढ़ में चुनाव भी आ रहे हैं, इसको लेकर तमाम पार्टियां जो है लगातार दौरे और जनसभाएं कर रही हैं। इस बात पर कांग्रेस के क्या मुद्दे हो सकते हैं जो जनसभा में प्रियंका गांधी जो है वो आम जन से रख सकती हैं, अपने मुद्दे उन्हें बता सकती हैं, किन मुद्दों पर कांग्रेस वोट मांग सकती है? ये आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेसियों की भी अपनी जो है धड़कनें तेज हो गई हैं। जो है भूपेश बघेल ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि हम, हमारी सत्ता यदि आई तो पुनः आई तो हम कर्जा माफ करेंगे। इससे किसानों में थोड़ी सी खुशी की लहर तो है, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पहले जातिगत जनगणना की भी बात कही थी। इसको भी लेकर जो है यहाँ पर चर्चा, काफी चर्चा का माहौल है। फिलहाल जो है, चूंकि बनाम यहाँ पर अभी सिर्फ विकास की बातचीत पर जो है पूरे चुनाव की लड़ी जा रही है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो पूरे जो जनता के बीच जो है ये सिर्फ विकास की बात को लेकर ही अभी लड़ाई कर रही है। जी, बिल्कुल देखा जाए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले तमाम पार्टियां जो है रैली कर रही हैं और उसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं छत्तीसगढ़, जहां पर वो दौरे पर रहेंगी और साथ ही तमाम जनसभाएं करेंगी और लोगों से वोट की अपील भी करती नजर आएंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर इकाना स्टेडियम में विश्व कप का मुकाबला खेला जाएगा। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का मुकाबला होगा, जहां पर मुख्यमंत्री भी मैच देखने पहुंच सकते हैं इकाना स्टेडियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैच देखने पहुंच सकते हैं इकाना स्टेडियम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मैच देखने जाएंगे इकाना स्टेडियम। बीसीसीआई सचिव जय शाह भी देखेंगे मुकाबला। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विश्व कप का आज मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच होगा विश्व कप का मुकाबला। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इंडिया और इंग्लैंड के मुकाबले में मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम बड़ी हस्तियों के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हुए हैं? देखिए, जो अपडेट मिल रही है तमाम जो वीवीआईपी लोग पहुंच सकते हैं, अपने राष्ट्रपति की बात करें वो भी पहुंच सकते हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच सकते हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंग्लैंड के बीच और भारत के बीच मैच को देखने के लिए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी जो सूत्र बता रहे हैं वो शाम को यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो मैच होगा उसको देखेंगे। लेकिन अगर अभी बात करें, सुबह का वक्त है और राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर तमाम जो दर्शक है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचने लग गए हैं। उनकी जो कतारें हैं वो यहाँ पर पहले से ही आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे लोग पहुंचने लगे हैं। तो तमाम जो दर्शक हैं मौजूद है, जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो दर्शक है वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैच शुरू होने में काफी समय है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों में इतना उत्साह है। लखनऊ के तमाम जो अन्य देश के अन्य राज्यों से यहाँ पर जो तमाम दर्शक हैं वो पहुंचे हुए काफी उत्साहित है। लोगों से बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आप मैच देखे पहुंचे और सबसे बड़ी बात है किसको जिता रहे हैं और क्या रन से देखना चाह रहे हैं। इंडिया बनाएगा 4.5 विराट कोहली की सबसे उम्मीद है कि विराट कोहली मारेंगे। उनकी जो बल्ले थे इस बार
भी शतक देखने को मिलेगा। आप भी मैच देखने पहुंचे बलिया से मैच 400 से ऊपर बनाएगा भारत पहली बार, और भारत में क्रिकेट जुनून की तरह देखा जाता है। पूरे इंडिया में लोग यहाँ से आए हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि भारत आज और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से मैच देखने आए हैं? इंडिया जीतेगा आज। तो क्या लग रहा है कौन शतक मारेगा? और बल्ले गेंदबाजी की बात करें तो विराट कोहली मारेगा शतक और रोहित शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप विराट कोहली शतक मारना चाहिए, रोहित शर्मा को भी मारना चाहिए। लगभग 300 के आसपास स्कोर होना चाहिए, तभी इंग्लैंड को चेस करें। अच्छा, ये जो टीम रही है वो जो लखनऊ की पिच रही, ज्यादा रन इसमें नहीं बनता, तो आपको क्या लगता है इस बार बनेगा? 350 रन बन रहा है इस बार, आपको लग रहा है? 350 रन की उम्मीद है कि जो बड़ा मैच हो, बड़ा स्कोर हो, चाहे वो इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करे या फिर बात करें इंडिया की। अगर लोग जो भी दर्शक है उनको यही उम्मीद है कि लगभग 350 का जो रन है वो और उसको भी तेज करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर जो तमाम जो इंडिया के बल्लेबाज हैं, चाहे वो विराट कोहली की बात कर ले, चाहे वो बात करें रोहित शर्मा की, चाहे वो तमाम जो बल्लेबाज है, उनकी बैटिंग एक बार देखने के दर्शकों का जो हजूम है वो आया हुआ है। और देश विदेश से और देश के कई राज्यों से लखनऊ की जो जमीन पर इंडिया के मैच को देखने तमाम जो दर्शक है वो पहुंचे हुए हैं। जी भरत, देखा जाए तो मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच। दोपहर 2 बजे मैच खेला जाएगा, उससे पहले अभी से ही दर्शकों की भीड़ जो है वो स्टेडियम के बाहर जुटना चालू हो गई है। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों से बात करें कि उन्हें स्टेडियम तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा ट्रैफिक से रिलेटेड, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो शहीद पथ है वहां पर टेम्पो और ऑटो का संचालन आज प्रतिबंधित करा गया है। तो उसको लेकर के जो आमजन है ऑटो वगैरह से जो आने के लिए बैठे हुए हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आए हैं लोग कई राज्यों से लखनऊ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी टिकट के इंतजार में यहाँ पर रात भर बैठे हुए। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनको फिलहाल टिकट तो मिल गई है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात करने जाएंगे कि आप कहाँ से लखनऊ पहुंचे मैच देखने के लिए और किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई? आप से आए, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है। और ट्रैफिक की व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था बढ़िया है? देखिए फिलहाल अभी जो है अभी स्थिति सामान्य है। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सामान्य, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो पहले ही बता दिया गया था कि ट्रैफिक है वो डाइवर्ट रहेगा, कहाँ पे बड़े वाहनों का प्रवेश मिलेगा, वहां से एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक को लेकर अभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जो है तमाम चीजें बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं, और क्या आपको उम्मीद है? आपको यहाँ पे टैटू बनाते हैं? यहाँ बहुत पब्लिक रहेगा, खूब पब्लिक থাকবে। আমি कोलकाता से যাচ্ছি। अरे कोलकाता से आए आप कहाँ से? मैं अयोध्या से। अच्छा, देखिए बिल्कुल कोलकाता से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो अयोध्या से देश विदेश से यहाँ पे जो दर्शक है वो फिलहाल पहुंचे हुए। सबको यही उम्मीद है कि जो भारत है वो मैच जीते और बड़ा एक जो स्कोर है उसको करे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम शहरों से ही नहीं तमाम राज्यों से भी जो दर्शक हैं वो मैच देखने के लिए लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे दर्शक हैं जिनमें उत्साह इतना है कि वो आधी रात से इंतजार कर रहे हैं वो स्टेडियम के बाहर। साथ ही भरत, और कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं हैं उनका इंतजाम रखा गया है? क्योंकि देखा जाए तो जब पिछली बार लखनऊ में मैच हुआ था तो कई पुलिस कर्मियों के जो है लापरवाही की बात सामने आई थी, तो इसको लेकर के इस बार कोई लापरवाही ना हो उसको लेकर के क्या कुछ फैसले लिए हैं प्रशासन ने, क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए बिल्कुल, पिछली बार जब कुछ ऐसी बातें सामने आई थी, जो पुलिस कर्मी थे जिनकी ड्यूटी बाहर थी वो अंदर मैच देखते पाए गए। तमाम पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस बार एक पास अलग से बनाए गए हैं। जो पास अंदर जाने के हैं उसी पास को देखकर, चाहे वो पुलिस कर्मी हो चाहे वो प्रशासन के लोग हो, उसी पास को देखकर अंदर एंट्री मिलेगी। वो कलर एक निर्धारित किया गया है। फिलहाल अगर बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था की, तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम किए हुए अगल जितने भी बिल्डिंग है अगल बगल वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ शादी जो वर्दी में पुलिसकर्मी भी, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे और कई सुरक्षा एजेंसियां और कई टीम तैनात है। किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते, इसके ऊपर जो अधिकारी है वो नजर बनाए हुए रखे हुए हैं। जी बिल्कुल भरत, देखा जाए तो जिस प्रकार से आपके साथ तमाम दर्शक भी जुड़े, उन्होंने भी अपनी बात साझा करी और आपने भी तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज एकाना स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला होना है, जिसको लेकर के दर्शकों में जो है वो भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई दर्शक आधी रात से स्टेडियम के बाहर इंतजार कर रहे हैं और उनमें जोश देखा जा सकता है, किस प्रकार से वो टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और
2 बजे से मैच शुरू होना है, उससे पहले ही स्टेडियम के बाहर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो तमाम तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए हुए हैं। सुरक्षा से लेकर पार्किंग की व्यवस्था और जितने भी तमाम इंतजामात हैं वो भी प्रशासन ने काफी अच्छे से किए हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से आ चुके हैं वापस। अब रुख करेंगे खबरों का, जहां पर मनीष सिसोदिया पर 30 अक्टूबर को आएगा फैसला। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मामले में अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को हुई थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर 30 अक्टूबर को आएगा फैसला। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मनीष सिसोदिया पर 30 अक्टूबर को आएगा फैसला। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बता दें कि मामले की अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद 30 अक्टूबर को अंतिम फैसला आएगा। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मनीष सिसोदिया पर 30 अक्टूबर को आएगा फैसला। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला आना है, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया पिछले मार्च महीने के से जो है ईडी की कस्टडी में थे। उसके बाद वो जेल में चले गए और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको बेल मिल जाए। सबसे पहले उनकी तरफ से प्रक्रिया सीधा सुप्रीम कोर्ट की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको साफ तौर पर नकार दिया था कि आप पहले निचली अदालत में जाइए, उसके बाद हमारे पास आइएगा। उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां पर उनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो उनकी सुनवाई चल रही है, मैं आपको बता दूं वो उनके पक्ष में चल रही है। लगातार जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कोर्ट से बार बार ये दरखास्त कर रहे हैं कि किस प्रकार की उनकी गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से गलत है। ईडी के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 2 जजों की बेंच, जिसमें संजीव खन्ना और NS भाटी जो सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ईडी को फटकार भी लगाई थी। और वो बार बार एक ही सवाल ईडी से भी कर रहे हैं कि आप सीधे सीधे साक्ष्य रखिए, सबूत रखिए, और बार बार ईडी को फटकार लग रही है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि कल जो है मनीष सिसोदिया के भविष्य का फैसला हो जाएगा। हो सकता है उनको बेल मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके के साक्ष्य लग रहे हैं या जिस तरीके का जो पूरा रोड मैप बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल अगर ईडी ने किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य में अगर कोर्ट के समक्ष रखे, तो हो सकता है कि वो फैसला जरूर रुक सकता है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर पिछली सुनवाई जो की थी कल को, उसमें साफ तौर पर बोला है कि वो फैसले को सुरक्षित रख रहे हैं और कल यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के लिए फैसला सुनाया जाएगा। जी, यानी कि देखा जाए तो जितने भी अभी तक साक्ष्य जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट के समक्ष साक्ष्य रखे गए हैं, उस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को कल यानी कि 30 अक्टूबर को कोर्ट से राहत मिल सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि फैसला आने के बाद ही बताया जा सकता है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या फिर उन पर अभी भी उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बता दें कि कल यानी कि 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा सकेगा कि उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनीष सिसोदिया पर कल यानी 30 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला। खबर कासगंज से है, जहां जिले में बेलगाम हुई खाकी का गजब कारनामा। पति पत्नी के विवाद में इंस्पेक्टर ने दी पति को 3rd डिग्री। जिले में बेलगाम हुई खाकी का गजब कारनामा आया सामने, जहां पर पति पत्नी के विवाद में इंस्पेक्टर ने दी पति को 3rd डिग्री। दंपत्ति के विवाद में थाने लाकर युवक को 3rd डिग्री देने का लगा पुलिस पर आरोप। पुलिस द्वारा 3rd डिग्री देने का लगा आरोप।
पुलिस की मारपीट से पीड़ित के हाथ की उंगली हुई फ्रैक्चर। बता दें कि पति पत्नी के विवाद में पति को 3rd डिग्री देने का जो आरोप है वो पुलिस पर लगता नजर आ रहा है। पटियाली इंस्पेक्टर पर पीड़ित को 3rd डिग्री देने का आरोप और पीटने का आरोप लग रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपित इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गुहार भी लगाई जा रही है। पटियाली थाना क्षेत्र के नगला काजी का रहने वाला है पीड़ित लालेश। पति पत्नी के विवाद में इंस्पेक्टर ने पति को दी 3rd डिग्री। खबर हमीरपुर से, जहां पर वकील ने जज की गाड़ी रोककर की अभद्रता। कोर्ट परिसर के बाहर जज से की अभद्रता। बता दें कि कोर्ट परिसर के बाहर जज से की अभद्रता। वकील ने जज को दी जान से मारने की धमकी देते हुए जमकर की जज से अभद्रता। बता दें कि अधिवक्ता ने जज को धमकी देते हुए जमकर की अभद्रता। कोर्ट के गेट में मौजूद पुलिस ने जज को बचाया। पुलिस ने वकील को बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। जज ने वकील के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। जज ने वकील के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बार एसोसिएशन ने वकील की बार काउंसिल की सदस्यता की रद्द। पुलिस ने वकील को बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। बार एसोसिएशन ने वकील की बार काउंसिल की सदस्यता की रद्द। डकैती कोर्ट के जज के साथ वकील ने की थी अभद्रता। बार एसोसिएशन ने वकील की बार काउंसिल की सदस्यता की रद्द। डकैती कोर्ट के जज के साथ वकील ने की थी अभद्रता। खबर हमीरपुर से, जहां वकील ने जज की गाड़ी रोककर की अभद्रता। कोर्ट परिसर के बाहर जज से अधिवक्ता ने की अभद्रता। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत गीता सदन में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस रत्नावली समारोह का हरियाणवी वंदना और मुख्य अतिथि सारंगी वादक मामन खान की सारंगी के मधुर संगीत के साथ शुभारंभ किया गया। हरियाणा की लोक कला एवं समृद्ध संस्कृति के दर्शन हेतु 6 मंच, 3500 कलाकार 34 विधाओं में 4 दिन धमाल मचाएंगे। हरियाणा की संस्कृति को जीवंत रखेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कार्यक्रम की विधिवत जानकारी देते हुए बताया कि 34 विधाएं, 3500 कलाकार 4 दिन तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणवी फैशन शो व हरियाणवी बैंड की इस समारोह में पहली बार प्रस्तुतियां होंगी। राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह में पहले दिन लूर हरियाणवी नृत्य, सोलो डांस, महिला पॉप सॉन्ग, हरियाणवी भजन, ड्यूट रागनी, हरियाणवी भाषण, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। द्वारा उद्घाटन होगा, बहुत बड़ी बात है, सीनियर कलाकार। और हम तो ऐसी कहते हमेशा से अच्छी लगती यही यूनिवर्सिटी है जहाँ हर साल हरियाणा डे पे आते थे, तो पुरानी यादें हमारे लिए तो ऐसा भी दोबारा घर पे आ गई, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, हरियाणा की जो पुरानी संस्कृति एक कला है उसको शायद रत्नावली के माध्यम से जिंदा रखा हुआ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना सहेज पाएंगे उतना बचा पाएंगे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जैसे हम बात भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया में कुछ भाई हमारे यहाँ जिनका अपना एक उस संस्कृति को, उस सभ्यता को बचाए रखने का, उस पहनावे को, उस बोली को बचाए रखने का प्रयास है, वो हम यहाँ भी बनाए रखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगा, उनको समझ में आएगा कि उनकी धरोहर कितनी। हमें बहुत खुशी की बात है कि आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे जो हरियाणवी संस्कृति के सबसे वरिष्ठ कलाकार है हरियाणा के अंदर, श्री मामन खान जी, जो कि बहुत मशहूर हमारे जो सारंगी वादक हैं हरियाणा के, और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है, वो हमारे बीच में आज उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। और उनके साथ हमारे हरियाणा के बहुत सुप्रसिद्ध जो हमारी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है उसके जो कलाकार हैं श्री जगदीप अहलावत जी, जिनकी राजी फिल्म के बारे में आप सब लोग जानते हैं, और जो अभी एक पाताल लोक जो OTP पर उनकी जो एक सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो से आई थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उसके अंदर उनका जो एक हाथीराम चौधरी का दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है, वो भी हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है। तो
भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उनका भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक सुभाष सुधा ने ढोल बजवाकर व बुके देकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में नायब सैनी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने में हरियाणा की अहम भूमिका रहेगी। सैनी बोले कि मुद्दा विहीन कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत में शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान में भी कांग्रेस की कर्ज माफी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सत्ता हथियाई। कर्जा तो नहीं, पूरे 5 साल माफ नहीं कर सके, लेकिन वहां 19,500 किसानों की जमीन कुर्क की गई, 4,500 किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती पर उनका फोकस रहेगा। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है उस अपेक्षा के ऊपर हम खरा उतरेंगे। सभी कार्यकर्ताओं, जो हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद लेकर के, जो हमारे समानांतर हमारी आयु के बराबर हैं, उनका सहयोग लेकर के, जो हमारे से आयु में छोटे हैं, उन सब को साथ लेकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य हम सबको दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के पार्टी को मजबूती से, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, जिन्होंने पार्टी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनका आशीर्वाद लेते हुए पार्टी को उस दिशा के अंदर आगे बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी के रहने वाले 17 वर्षीय करण नाम के युवक को उसी के दोस्तों ने धोखे से बुलाकर बुरी तरह से मारा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे करण के परिजनों ने आनन फानन में घायल अवस्था में करण को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद करण के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, शिकायत देते हुए आगामी कार्रवाई की अपील की। तो वहीं प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बीते 26 तारीख को एक करण नाम के लड़के के साथ उसी के दोस्तों ने धोखे से बुलाकर मारपीट की। फिलहाल दोनों पक्ष समय लेकर जा रहे हैं। जैसे ही परिजन कार्रवाई के लिए बोलेंगे, तुरंत पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर दी जाएगी। पास फोन आया कि पापा तुम कहाँ हो? 2 आबादी जी बंद हो गया। मैं दुकान में पहुंचा था। दुकान में पहुंच के मालिक बोला कि तेरे लड़के को ऐसे पार्क में मारा है। तो उसी ने अपना आदमी भेजा के उसको ले आया और जट नहा था ये खूनन में, जट से में टेम्पू में डाल के ले गया वहाँ पे इलाज कराने। और 26/10/23 को करीब 3:30 बजे एक साथी है प्रशांत, उसने इसको बाहर बुलाया, दुकान से बाहर आ गए, वहाँ 2 ही के साथी और आ गए प्रशांत के बंदी पर। वो इन्होंने इसके साथ मारपीट की थी। तो ये पार्टी अपना टाइम लेकर जा रही है, बच्चे हैं नादान, उनको अब जैसी दरखास्त हैं उस आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। सब मेडिकल करा दिया था। खबर रेवाड़ी से है, जहां विधायक चिरंजीवी राव ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के 9 वर्षों के कार्यकाल में विकास कम हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार अधिक हुआ, जिसका ताजा उदाहरण प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने वाली याशी कंपनी का टेंडर कैंसिल किया जाना और ग्रुप डी के 2 पेपरों का लीक होना। कुल मिलाकर भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई और अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने के दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भाजपा ने हमेशा धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे की राजनीति की है, जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, आज प्रभु वाल्मीकि जी भगवान को हम सब लोगों ने यहाँ पर मंदिर में आकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनकी आज बहुत विशाल भव्य
यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, उसको झंडे दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके दर्शन भी प्राप्त हुए। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को तो झूठा साबित कर ही रहे हैं, साथ ही ईमानदार अधिकारी और कर्मचारियों पर सवालिया निशान भी लगाकर जनता के भरोसे को तार तार कर रहे हैं। मामला अंबाला के शहजादपुर थाने का है, जहां एक महिला एएसआई और एक महिला हेड कांस्टेबल ने जमीनी विवाद में समझौता करवाने के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगी। एसीबी की टीम ने इन दोनों को रिश्वत के 10,000 रुपए सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब इन्हें मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर गई तो मीडिया को देख ये रिश्वतखोर महिलाएं दौड़ते हुए नजर आई। एक प्लाट के संबंध में शहजादपुर थाने में एक दरखास्त आई थी विशाल की, तो उसका उनका फैसला कराया था। उस संबंध में ये उन्होंने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। क्या कुछ इनके नाम है, क्या पोस्ट है? एएसआई कुलविंदर कौर और हेड कांस्टेबल गीता। रंगे हाथों पकड़े गए? गीता 10,000 रुपये में रंगे हाथों पकड़े गए। कितनी रिश्वत मांगी थी, क्या कुछ? 20,000 रुपये मांगे थे। यमुनानगर के जोगिंदर नगर के दंपत्ति ने पारिवारिक कलह के चलते जहरीला पदार्थ खाया, जिसमें दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। तो वहीं पर 3 साल के बेटे को भी जहर दिया, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फैमिली मैटर चल रहा था, तो उसको लेकर थोड़ी सी अनबन चल रही है। तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होकर आई थी है। तो आज ये अपने घर से मतलब ड्यूटी से आया अपने बेटे को लेके 11 बजे, तो उसके बाद ये अपने रूम पे चला गया। अब रूम पे जाके इनमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई पता नहीं चला कुछ। पड़ोसी हुई इनका, तो 2 बजे मेरे को एकदम गली में शोर मचा कि सोनू ने अरविंद ने ऐसा काम कर दिया। तो मैंने जाके देखा तो ये एक्चुअली बेहोश पड़ा हुआ था। तो जब हम इसको यहाँ लेके आए तो इसके अंदर कुछ नहीं था। डॉक्टरों ने चेक किया साथ साथ, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो किस कारण से खाया? कोई थोड़ी फैमिली दोनों मियाँ बीवी झगड़ा था। तो क्या क्या नाम है मियाँ बीवी के? सीमा, भाई का नाम है अरविंद, लड़के का नाम, बेटे का नाम कुणाल है। क्या पूरा मामला? करीब 3 साढ़े 3 बजे गब्बा हॉस्पिटल से रुक प्राप्त हुआ है। एक लड़का जो है जहर कर लिया एडमिट। उसके बाद जैसे गब्बा हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे पता लगा भी इसके जो फादर और मदर हैं उन्होंने भी जहर खा लिया, जो सिविल हॉस्पिटल में बैठा है। वहाँ गए सिविल हॉस्पिटल, इन दोनों की डेथ हो चुकी है। बच्चा जेरे इलाज। तो ये पता चला कि पहले बच्चे को जहर दिया गया। अभी ये बात बाद में क्लियर हो गई। कुछ वजह पता लगी? वजह आपसी परिवार में झगड़ा। खबर यमुनानगर से है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ओवरलोड डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया और कुछ देर बाद इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। डंपर चालक मौके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बतावांगे आप बतावांगे। खबर मोगा से है, जहां 2 दिन पहले जिले मोगा के एक कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद थाना निहाल सिंह वाला के पुलिस द्वारा जिले के ही गांव धूरकोट रणसिंह कला के इंद्रपाल को गोलियां चलाने वाले तो फड़े नहीं गए भाई जी। वो तो नवाब सी उन्होंने मगर तो पुलिस लगी नहीं जी। साडे भरा ਨੂੰ इंद्रपाल ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਪਾਸ ਕਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ।
की मंग करदे हो? ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਇਹ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ 11:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਾਣੂ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਕ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਫੈਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। 4 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर कांकेर से है, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर हाई स्कूल मैदान के चुनावी सभा में शामिल हुए। कांकेर जिले के तीनों विधानसभा के अलावा डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता चुनावी जनसभा में शामिल हुए। राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा भी कर सकते थे। उसके बाद राहुल गांधी कोंडागांव विधानसभा के फारस गांव के लिए रवाना होंगे। चुनाव के मैदान में सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे ही मर्दापोटी गांव में भी यहां पर एक कबड्डी का मैदान यहां सजाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे यहां गांव के सब युवा मौजूद हैं और वो मैदान तैयार कर रहे हैं, कबड्डी का मैदान यहां पर तैयार कर रहे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मैदान में उतरे हैं तो उनका क्या रुख बनता है। और यहाँ के जो गांव स्तर के हमारे साथ यहाँ समिति के यहाँ अध्यक्ष है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे। ये तरुण कांगे। आपका जो यहाँ पे एक दिन का जो आप आयोजन करते हैं कैसा आयोजन होता है? एक दिन में खत्म करने। और कितने टीम यहाँ पर पहुँचते हैं कबड्डी के मैदान में? वही 20-30। हाँ। और कैसा समिति किस तरीके? छत्तीसगढ़ प्रदेश में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। वहीं आगामी चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जहां कांकेर विधानसभा से कांग्रेस ने शंकर ध्रुवा तो वहीं भाजपा से आशाराम नेताम को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कई राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 9 प्रत्याशी कांकेर विधानसभा क्षेत्र के मैदान में उतरकर अपना अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कांकेर विधानसभा के मतदाताओं का रुख किस पार्टी की ओर है, साथ ही स्थानीय मतदाताओं से यहां के प्रत्याशियों और सरकार के कामकाज को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो कांकेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मर्दापोटी के कबड्डी के मैदान में खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने बताया कि आगामी सरकार आम जनता के काम करने वाले पार्टी की बनेगी। तो साथ ही गांव में खिलाड़ियों ने मैदान छोटा होने के चलते अन्य खेल प्रतियोगिताएं नहीं होने की बात कही और गांव में मैदान के साथ अच्छी सड़क की भी मांग लगातार की जा रही है। चुनाव के मैदान में सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे ही मर्दापोटी गांव में भी यहां पर एक कबड्डी का मैदान यहां सजाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे यहां गांव के सब युवा मौजूद हैं और वो मैदान तैयार कर रहे हैं, कबड्डी का मैदान यहां पर तैयार कर रहे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मैदान में उतरे हैं तो उनका क्या रुख बनता है। और यहाँ के जो गांव स्तर के हमारे साथ यहाँ समिति के यहाँ अध्यक्ष है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे। ये तरुण कांगे।
आपका जो यहाँ पे एक दिन का जो आप आयोजन करते हैं, कैसा आयोजन होता है? एक दिन में खत्म करने का। और कितने टीम यहाँ पर पहुँचते हैं कबड्डी के मैदान में? वही 20-30। हाँ। और कैसा समिति किस तरीके से काम करती है उन खिलाड़ियों के लिए? तो उन लोग के लिए जो व्यवस्था रहता है ना, उनका व्यवस्था किया जाता है। रहेगा। देखिए और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। कैसे खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचते हैं? जो बस्तर संभाग के ना वही लोग पहुंचते हैं, जो क्लब वाले हैं उन लोग को अलाउड नहीं। जनता जिसको चाहेगा वही बनेगा। और काम होना चाहिए, नहीं गांव स्तर में जो काम है, मूलभूत सुविधा, सड़क, पानी, बिजली, नल, जल, जितना भी स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? गांव में स्वास्थ्य सुविधा तो बहुत बढ़िया है। एक गांव में अपने हॉस्पिटल है, PSC है ना, कोमल देव का एक छोटा रूप ग्राम में दिए हैं, तो यहाँ है, ट्रीटमेंट होता है। क्या है, अब अपने ट्रैवल व्यक्ति पहाड़ के ऊपर भी रहते हैं, कोई आते हैं तो यहाँ इलाज हो जाता है, और यहाँ नहीं होता इलाज तो फिर कांके रिफर करते हैं। बस यही प्रक्रिया चल रहा है हेल्थ के बारे में। हाँ। और शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा कैसा है गाँव में? शिक्षा बढ़िया है, सब बाहर से टीचर अभी आ रहे हैं। आश्रम हो गया है, और एक आश्रम अपना ईरादहा में भी है, वहाँ भी एक आश्रम हो गया। क्या है, आश्रम के बच्चे सब आमाबेड़ा इस क्षेत्र के सब आके यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। देखिए अगर खेल की अगर बात करें, खेल को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो युवा हैं, वो बहुत ही सजग हैं। वो अपने स्तर पे यहाँ पे मैदान बनाते हैं और कबड्डी का जो खेल है वो करवाते हैं। क्या यहाँ अच्छा मैदान भी होना चाहिए गाँव में? हाँ, मैदान तो हम मैदान चाहिए, लेकिन क्या करें, ये सरकारी है तो यहाँ ग्रामीण स्तर से मांग के करवाते हैं हमारे समिति वाले। लेकिन हमको एक मैदान का आवश्यकता है, गांव में मैदान नहीं है। अब देखो मैदान इतना छोटा है कि हम सिर्फ कबड्डी करा पा रहे हैं। अगर बड़ा मैदान होता तो हम क्रिकेट भी करवाते, कबड्डी भी करवाते, फुटबॉल भी करवाते, वॉलीबॉल भी करवाते। तो अपने गांव में थोड़ा मैदान का कमी है, इसी कारण हम सिर्फ कबड्डी करवा पा रहे हैं। देखिए युवाओं का भी साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे मैदान की सख्त आवश्यकता है। मैदान अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे क्रिकेट भी करवाया जाएगा, अन्य जो खेल हैं उनको भी वो करवाएंगे। विकासम भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर बलरामपुर से है, जहां दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, जिसको लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बलवा ड्रिल का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जवानों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए उन्हें बलवा ड्रिल का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसी भी तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। सभी स्थिति से निर्मित निपटने के लिए जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कानून करार दिया गया है, अन्यथा गोली चलाई जाएगी। चुनाव है जिसमें अभी वर्तमान में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के बाद में क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार किए जाएंगे, और साथ ही साथ उसके बाद में मतदान है, मतगणना है। उन सभी को देखते हुए फोर्स की अपनी तैयारियां होती है, तो उस तैयारी को देखते हुए बलवा ड्रिल का एक आज प्रैक्टिस किया गया। इसके पहले बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस करने के पहले जिले में सभी जितने पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे सबकी फायरिंग प्रैक्टिस कराई गई है, एनुअल फायरिंग कराई गई है, ताकि हम लोग पूर्णतः शारीरिक मानसिक तौर पर आगामी दिनों की ड्यूटी के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को और पूरे फोर्स को। खबर रायगढ़ से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिनी स्टेडियम पहुंचे। आम सभा में सीएम बघेल ने भाजपा को किसान विरोधी बताया, साथ ही उनकी नीतियों को गलत ठहराते हुए जमकर निशाना भी साधा। रायगढ़ भाजपा के प्रत्याशी ओपी चौधरी को कहर बरपाने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को गिनाते हुए कांग्रेस की सरकार को किसानों के सुख दुख का साथी भी बताया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और उनमें जबरदस्त उत्साह देखा गया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि मैं चारों विधानसभा के नामांकन रैली में शामिल होने आया था, जहां लोगों का काफी उत्साह दिख रहा है और रायगढ़ कांग्रेस का गढ़ है। के नामांकन रैली में मैं उपस्थित हुआ था और यहाँ जबरदस्त उत्साह है। रायगढ़ वैसे कांग्रेस का गढ़ है और इस समय फिर चारों सीट हम जीतेंगे।
खबर सूरजपुर से है, जहां भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैली में पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि भूपेश बघेल जब महाराजों का सम्मान नहीं कर सकते तो आम जनता का क्या करेंगे। जब डीएमके पार्टी के नेता के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और एड्स से की तो भूपेश बघेल खामोश क्यों थे। आज प्रदेश में एक हवा चल रही है जो तूफान बनेगी, जिससे भाजपा की जीत होगी और प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी। आम सभा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रत्याशियों के साथ रैली निकाली, जिसके बाद प्रेमनगर, प्रतापपुर व भटगांव विधानसभा से भूलन सिंह मरावी, लक्ष्मी राजवाड़े व शकुंतला पोते ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। याद है ना, महिलाओं को याद है कि नहीं याद है? मोदी जी क्या करते हैं कि हम राम जी का ननिहाल है ना, और हम राम जी का बहुत सम्मान करेंगे, पदगमन बनाएंगे। भूपेश बघेल जी, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सूरजपुर सनातन धर्म का इतना बड़ा अपमान किया आपके सहयोगी लोगों ने, आप खामोश क्यों रहे? डीएमके के नेता ने, मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा सनातन डेंगू है, सनातन टीबी से भी गंभीर रोग है, सनातन एड्स है। क्या मजाक है भाई? हम हर आस्था का सम्मान करते हैं। और हमारे तीनों प्रत्याशी, हमारे प्रेमनगर से माननीय भूलन सिंह मरावी जी, भड़गांव से श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी और शकुंतला सिंह जी, हमारे प्रतापपुर से तीनों प्रत्याशी की उपस्थिति, और यहाँ पर कम से कम 10,000 से ऊपर के हमारे कार्यकर्ताओं और जनता का जो भीड़ था, उनके उपस्थिति में आज जो हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, ये संकेत बता रहा है कि इस बार सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा हम भारी मतों से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की ताकत और कार्यकर्ताओं की जो भावनाओं से हम लोगों को आभास हो रहा है, उत्साह है, और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के भ्रष्ट नीतियों के कारण जो है पूरी जनता आहत हुई है, और पूरी जनता भी जान चुकी है कि ये ठगने वाली सरकार 5 साल में ठगा है। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को ठगा, नौजवानों को ठगा, और पूरे प्रदेश। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत तथा सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहीं। कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो के नामांकन में भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। गलत कह रही है, ये कोई चुनावी भाषा नहीं है, इसका उपयोग उनको नहीं करना। क्या करना है आपका? तीनों सीट पे आज की जनसभा में बता रही है कि हम तीनों सीट पर भारी बहुमत से जीतेंगे। लोग कुछ भी सोचे, मगर आज की जो जनता की जो समर्थन है, जो उनके चेहरे में खुशी है, जो उनका उल्लास है, जो उनका स्फूर्ति है, ये बता रहा है कि ये सब हमारे साथी तीनों जिले में कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और भारी मतों से हम लोगों को जिताएंगे। से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नक्सली गतिविधि भी तेज हो गई। बस्तर संभाग में प्रथम चरण का चुनाव होना है, जिसका बहिष्कार लगातार नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों द्वारा बैनर पोस्टर के द्वारा जनता से चुनाव बहिष्कार की अपील की जा रही है। बेटिया थाना अंतर्गत अंजुरी के पास नक्सलियों ने बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार की बात कही, जिस पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो में जाकर पूरी जानकारी ली। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव का है, शंखनाद बज चुका है। शंखनाद के बजते ही कुछ जो अंदरूनी क्षेत्र है बस्तर संभाग के, वहाँ पे जो नक्सली गतिविधि है वो बहुत ही तेज हो चुका है। आज हम खड़े हैं कांकेर जिले के अंतर्गढ़ की उस आखिरी छोर में, जहां हमारे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नक्सलियों ने जो है टीने के ऊपर चुनाव को बहिष्कार करने का बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बहिष्कार करे, जिसमें तमाम जो पार्टी है भाजपा कांग्रेस उसकी भी जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है भाजपा मार भगाओ, कांग्रेस मार भगाओ। यहाँ पे देखिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस मार भगाओ। इस प्रकार से नक्सली जो है लगातार जो है यहाँ पे चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, चुनाव का विरोध कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से अंजाड़ी जो है 4 किलोमीटर है, और यहाँ का जो पखांजूर मुख्यालय मात्र करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है।
कहीं ना कहीं नक्सली जो है लगातार अपना गतिविधि तेज कर रहे हैं, लगातार अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं और बार बार पर्चे के माध्यम से, ये बोर्ड के माध्यम से और बैनर के माध्यम से चुनाव बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन जो ये नक्सली क्षेत्र है, गतिविधि वाला क्षेत्र है, जहाँ पे अंदरूनी क्षेत्र है, सुरक्षा को कितने मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लगातार नक्सलियों द्वारा यहाँ पे बैनर और पोस्टर लगाया जा रहा है, जिसको देख के जो मतदाता है, जो मतदान करने जाएंगे, उनमें भय का डर रहेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है लगातार गश्त कर रही है और लगातार जो है चुनाव को लेकर सतर्कता दिखाते हुए जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस जवान जो तैनात कर दिए ताकि चुनाव में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब चुनाव वाले दिन ही पता चलेगा कि आखिर नक्सलियों द्वारा जो ये लगाए गए बैनर है इसका असर कितना देखने को मिलेगा। मैं मिंटू सिकदार, के न्यूज़ इंडिया, बस्तर संभाग। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।